प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अंतर्गत कवि चंद्रबरदाई का जीवन परिचय, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय हम कर चुके हैं, आदिकालीन परिस्थितियाँ कर चुके हैं और आज हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विषय पर अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज रासो के समय निर्धारण व उसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। रासो को प्रामाणिक रचना मानकर कर्नल टोड ने इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, इसके संबंध में विद्वानों में मत क्या था कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। दोनों सखा थे और दोनों की मृत्यु भी साथ साथ हुई थी। सन 1875 में डॉक्टर बुलर को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ के आधार पर उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक तथा पृथ्वीराज विजय को प्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं मोतीलाल मनिहारिया, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, कर्नल टोड। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि प्रश्न अधिकतर यह पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको देना होगा कि इसको प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों ने इसके संबंध में तर्क दिया कि यह ग्रंथ अप्रमाणिक क्यों है, क्योंकि जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, वो इतिहास से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज की माता का नाम, अनंगपाल संबंधी तथ्य, पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख, गुजरात के राजा भीम सिंह का वध पृथ्वीराज के हाथों, सोमेश्वर वध, गौरी का वध, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह, तिथियों में अशुद्धता, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग, जो कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अप्रमाणिक माना। प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों ने इसके पक्ष में तर्क दिए कि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ था। अनंत संवत की कल्पना उन्होंने की कि अगर अनंत संवत के तहत अगर पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन किया जाए तो यह जो रचना है वह प्रमाणिक सिद्ध होगी। भाषा की संयुक्ताक्षरीमयी प्रवृत्ति, संवाद शैली, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करना स्वाभाविक। पृथ्वीराज रासो एक साहित्यिक रचना, ना कि ऐतिहासिक रचना। उन्होंने प्रमुख रूप से यह तर्क दिया कि पृथ्वीराज रासो एक साहित्यिक रचना है और साहित्यिक रचना में थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तीसरा वर्ग था पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाला, जिनमें थे डॉक्टर दशरथ, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का मत था कि चंद्रबरदाई ने जिस ग्रंथ को पृथ्वीराज के दरबार में लिखा था वह अप्राप्य है और आज जो प्रतियां उपलब्ध है वह उसी ग्रंथ की मूल ग्रंथ का परिवर्तित और प्रक्षिप्त अंश है। प्रक्षिप्त का मतलब है कि बाद में जो कवि थे उन्होंने अपने जो विचार थे उस मूल ग्रंथ के अंतर्गत शामिल कर दिए।
तो पृथ्वीराज रासों का जो वास्तविक रूप था वो अभी भी अप्राप्य है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता अप्रामाणिकता के उपयुक्त विवेचन के उपरांत यह कहा जा सकता है कि जिन विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्यों, घटनाओं आदि के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया, वह केवल बाल की खाल निकालने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। यदि साहित्यिक रचनाओं को केवल इतिहास की दृष्टि से देखा जाएगा तो निश्चय ही हिंदी साहित्य के अधिकांश ग्रंथ अप्रामाणिक सिद्ध होंगे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों की भाषा, काव्य शैली आदि के आधार पर निश्चय ही यह एक प्रमाणिक रचना है जिसमें पर्याप्त प्रक्षिप्त अंश है। यदि इन प्रक्षिप्त अंशों को निकाल दिया जाए तो शेष सामग्री प्रमाणिक इतिहास सम्मत ही दिखाई देती है। निश्चय ही यह कृति कवि चंद्रवृदाई द्वारा रचित है जिसकी मूल प्रति अभी भी अप्राप्य है। धन्यवाद।